इस चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में हमें क्या करना है, हमें नेचर जानना है, फिजिक्स का नेचर क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, एक्चुअल में फिजिक्स क्या है ना, कोई थियरी कैसे बन सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह के बारे में दिया गया है, उसको याद करना है। तो मोस्ट ऑफ द अगर बात करें इस चैप्टर की, तो हमें मोस्टली क्या पढ़ना है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। डिस्कशन है ये ज्यादातर, और जितना ही इसमें डिस्कशन करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। इसमें न्यूमेरिकल जैसा कोई चीज नहीं है। न्यूमेरिकल मिला अब तक आपको एक भी, कोई भी किसी भी साइंटिस्ट दिया गया फार्मूला हमने बात किया नहीं किया ना। इस चैप्टर में हमें कोई न्यूमेरिकल की बात नहीं करना है विशेष रूप से। ठीक है, हमें इतना जानना है कि जो फिजिक्स है वो कैसे डेवलप हुआ है, समझ गए। तो देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नाम लेते हैं, आपको पता ही है मेरा फेवरेट है, और इसका नाम क्या है, नाम क्या है बताओ। पिट्ठी नहीं, पिद्दी। हाँ, ये इंसान है, पिद्दी नाम का इंसान है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, और एक इंसान का हमने नाम लिखा है पिद्दी। और ऐसा हर कोई सोच सकता है अपने बारे में। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया था कि इस पूरी दुनिया जो है और ये जो पूरा वर्ल्ड है वो दो प्रकार के है। एक तो इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है। मतलब हर इंसान की एक अंदर की दुनिया है और एक बाहर की दुनिया है। तो अंदर की दुनिया में क्या आते हैं, उसका नेचर आता है, आर्ट आता है, स्वभाव आता है, मतलब उसके अंदर का जो गुण है। तो हम इस पिद्दी के अंदर जो गुण है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात करते हैं फिजिक्स में, इसके आसपास में जो चीजें होती है ना, पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है ना, कोई पेड़ है, इस पेड़ से कोई सेब गिरेगा, है ना, कुछ भी, मतलब बाहर का ही होगा, कुछ ना कुछ होगा तो बाहर का होगा। हो सकता है कि एक ट्रेन होगा, इस पे चलेगा, है ना, या ट्रॉली हो सकता है ऐसा चले, तो ऐसा कुछ भी होगा बाहर का ही होगा। इसमें मूवमेंट होगा, किसी दूसरे में मूवमेंट होगा, या कोई और कार्य होगा, कहीं एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये सब कुछ पीदी के बाहर होगा। मतलब हम अगर इंसान सोचें तो हमारे अंदर की दुनिया से बाहर की जो दुनिया होगी उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड है ना, आउटसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के बाहर की दुनिया, व्हिच कैन सेंस, जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं या एहसास कर सकते हैं, बोलो है नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं द वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी, आउटसाइड आवर बॉडी which we can sense is called physical world। हमने क्या लिखा, एक ऐसी दुनिया जो हमारे शरीर की बाहर होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड। और इसको हम सेंस कैसे करते हैं, इसके लिए नेचर ने हमारे पास सेंसर्स दिए हैं। और सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, जिसको हिंदी में ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। और आई होता है, आई से हम क्या करते हैं, किसी चीज को, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, ऐसा हम देख पाते हैं। कान से हम सुन पाते हैं, कोई अगर फ्रीक्वेंसी आती है, वेरिएशन आता है, उस साउंड्स अगर आते हैं तो उच्च है या निम्न है, ऐसा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा तेज आवाज है या कम आवाज है, ऐसा हम इससे जान पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, है ना, सूंघ सकते हैं, नाक से हम लोग सूंघ पाते हैं किसी चीज को, स्मेल को। और स्किन से हम टच करके हम ये फील कर पाते हैं कि कोई चीज़ें हॉट है या कोल्ड है, ये चीज़ें हम कर पाते हैं। तो हमारे पास सेंसर्स हैं, है ना, इस सेंसर से हम ये फिजिकल वर्ल्ड को सेंस करेंगे। कोई दिक्कत किसी को। इतने होने के बाद हमें अब ये ध्यान रखना है कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। अब पता चल गया कि बाहर की दुनिया में ही केवल बात होगी, इसी को हम फिजिक्स बोलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, अरस्तु ने कहा था कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं कोई चीजें, तो हमें साइंस को अगर पढ़ना है तो उस इंसान को फिजिक्स ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने जैसा चीज जो है वो क्या है, फिजिक्स है। और कहा जाता है फिजिक्स इज अ किंगडम, है ना, वो एक किंगडम है। आप ऐसा समझो कि राजा है विज्ञान का, किंगडम ऑफ साइंस, ऐसा आप सोच सकते हो कि पूरी साइंस का एक राजा है, इससे हर चीज है इससे जुड़ी हुई होगी, है ना। और इससे एक, ये जो हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक साइंस शब्द आता है ना। एक तो ये हो गया टॉपिक, एक दूसरा टॉपिक है, इसको जानने से पहले, मतलब फिजिक्स को बहुत विस्तार से पढ़ने से पहले, हमारे पास एक शब्द आता है साइंस, आता है ना साइंस। और साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, सबको पता है। और साइंस में हमने आपको बताया था कि साइंस जो है सिंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, सबको पता है, किससे कॉनकॉर्न हुआ है, सिंसिया। ए क्या सही लिखा है, सिंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। और इसका ये कौन सा शब्द है,
लैटिन शब्द है। और आपको मैंने बताया था कि ये लैटिन कहाँ है, लैटिन शब्द ये बार बार सारे लोग लैटिन, जो भी साइंटिस्ट है लैटिन शब्द, ग्रीक शब्द ऐसा क्यों खोजते हैं, तो क्योंकि लैटिन शब्द एक डेड लैंग्वेज है जिसमें अगर कोई चीज़ लिख दी गई है तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है। और लैटिन कहाँ है, लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती होगी, तो वर्तमान समय के इजिप्ट में। कहाँ बोली जाती है, वर्तमान समय के इजिप्ट में। अगर आप चाहो देखने के लिए कि वर्तमान समय में है कहाँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यू कैन। अब देखोगे कि ये कहाँ पे है, अब कहोगे फिजिक्स में ये कहाँ से लेके आ रहे हैं ज्योग्राफी, पर देख सकते हो, है ना। दिस इज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग। देखो ध्यान से, दिस इज द इंडिया, पता है यहाँ पे, और ये भारत है। और आपको पता है ये पूरा के पूरा एशिया में आता है, ये आता है ना एशिया महादेश में। ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका, बोला है नहीं। और ये अब देखो ध्यान से, ये है अफ्रीका, ये है। और कहते हैं कि अफ्रीका से ही मानव की सबसे पहले जो ह्यूमन सैपियंस है इसका जानकारी मिलता है। सबसे पहले कहाँ से मिलता है, यहाँ से। और यहाँ से ही मानव सब जगह फैला हुआ है, ये जानकारी है, साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बताया था, ये अगर भारत है तो हिंद महासागर ये हो गया, अरब सागर ये दिख रहा है तुम्हें, बंगाल खाड़ी ये दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जैसे आओगे ना, तो यहाँ से अगर ऐसा देखो, इधर पानी वाला रास्ता है, यहाँ लाल सागर दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ भूमध्य सागर दिख रहा है। और यहाँ पर देखो बीच में एक जगह है ना, तो लीबिया हो गया, और मिस्र, मिस्र देख रहे हो, मिस्र, मिस्र को ही बोलते हैं इजिप्ट। और यहीं पर मिस्र भाषा या ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा चल रही है। तो आप मोटा मोटी अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं कि ये अफ्रीका महादेश की बात हो रही है, लेकिन कौन सा अफ्रीका, उत्तर वाली अफ्रीका। अरे दक्षिण तो नीचे होता है ना, ज्योग्राफी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। ऊपर की अफ्रीका है ना, उत्तर वाली अफ्रीका। और अगर तुम कहो कि इंग्लैंड कहाँ है, तो इंग्लैंड में तुम्हें यहाँ दिखाऊं, यूनाइटेड किंगडम यहाँ दिख रहा है। तो वास्को डिगामा जब यहाँ से चला था ना, तो ऐसे होते 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 ऐसे होते होते ऐसे होकर यहाँ आया था। कितनी बड़ी बात है, सोचो, यहाँ से उसने चला था। अब यहाँ से व्यापार करना था ना, तो बाद में उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से काट के यहाँ पर ये काटा गया था थोड़ा सा, तो ये सुएज नहर बनाया गया था। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको बताया था, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा गया सुएज नहर के द्वारा। और ये सुएज नहर किस देश के कंट्रोल में है, मिस्र यानी इजिप्ट में। और यहीं पे पुरानी सभ्यता थी जहां बहुत सारे लोग रहते थे, नॉलेज की भंडार थी, और यहाँ पर ही ये भाषा बोली जाती थी, लैटिन भाषा। ठीक है, तो पता चल गया मैप पे। अगर पूरी दुनिया का अगर देखो तो मेरे ख्याल से बीचों बीच दिख रहा है, और यहाँ से प्रकाश फैल रहा है, और सारे लैटिन शब्द यहाँ से ही जा रहे हैं। अल्फा बीटा गामा जितना देख रहे हो, साइंस में जो दुख देने वाले चीजें हैं वो सब यहीं से आए हैं, है ना। तो ये सब यहीं से आए हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये चीजें मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो साइंस में, तो ये सिंसिया शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, नॉलेज। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जानना या जानकारी, नॉलेज। बट हमने आपको बताया था साइंस इज नॉट ओनली नॉलेज, ये केवल नॉलेज नहीं है, तो क्या है फिर, तो साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो इसको वन लाइन में अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइंस, तो देन यू कैन से इन वन लाइन, साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो हमको ध्यान रखना है हमेशा, क्या लिखना है इसमें, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ORG क्या लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में, SEG ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और इसी में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइंस जो है वो क्रिएट हुआ किस चीज से, सिंसिया से। ठीक है, अब देखो ये शब्द अगर यहाँ पे लिखा है ना, तो ये जरूरी नहीं है जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो ये लिखो नहीं कि जो साइंस जो है ना वो सिंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, कौन हुआ है, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। आप केवल साइंस के नीचे सिंसिया लिख दोगे ना, पता चल जाता है कि हाँ ये है, जब रिवाइज करते हो तो हो जाता है, बोला है नहीं। तो केवल आप इतना भी लिख सकते हैं, सिंसिया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इतना से पता चल जाएगा। और इसका डिक्शनरी मीनिंग आप लिख दो कि नॉलेज होता है, कॉल्ड, हाँ ईडी रहता है, कॉल्ड, ठीक है। तो द वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सेंस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, और साइंस क्या है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और ये केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि साइंस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब पिद्दी नाम के इंसान पे फिर आते हैं, हम अब फिजिक्स में जा रहे हैं, ये तो साइंस हो गया ना, फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स, अब देखो ये जो साइंस है ना, आज की दुनिया में ये बहुत सारे
ब्रांचेज में बट गए और ये बांटा किया है। तो क्या बहुत दिन पहले अगर सोचोगे तो क्या एक साथ था? तो मैं आपको बताऊं, हाँ ये एक साथ था। साइंस में आप बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिजिक्स पढ़ते हो, मुख्य रूप से तो तीन है ये तीनों एक साथ ही थे और पहले के लोग एक साथ ही पढ़ते थे, क्योंकि पहले इतना सा ज्ञान था, आज इतना सा ज्ञान हो गया है ओनली फिजिक्स में। एक डायग्राम से समझा करो, ये इतना नॉलेज कहाँ था? सभी सब्जेक्ट को मिला के इतना नॉलेज था। और जो इसको पढ़ लेता था उसको क्या बोलते थे? फिलोसफर, दार्शनिक उसको बोलते थे, फिलोसफर। ये फिलोसफर है। तो दार्शनिक आज के जमाने में क्या कोई दार्शनिक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ किसी को पता नहीं हो सकता। तो पहले के जमाने के लोगों को फिलोसफर बोलते थे, है ना। फिलोसफर क्यों बोलते थे इसको फिलोसफर? क्योंकि इसको सब कुछ पता होता था, सब कुछ जानकारी हो जाती थी। अब सोचो ना, 9th क्लास में ही लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है, तो उस समय जानकारी 9th क्लास वाले को तो लॉज ऑफ मोशन नहीं होता होगा, तो उससे शोध हुआ, फिर वहां पे अब जो भी 8वां के बाद जाता होगा तो पढ़ने के लिए उसके पास क्या बचता होगा? कुछ है ही नहीं, कुछ भी अब सोचो ना, मोशन, लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़ाया जा रहा है 9th क्लास में, और मोशन लॉज के बाद कितना चीजें बनाई गई है, थियरी बनाई गई है, तो ये सारी थ्योरी तो उस समय होगी नहीं ना, तो नॉलेज तो कम होगा लोगों के पास, तो कम नॉलेज होगा, सब चीज एक आदमी पढ़ लेता था पर एक सब्जेक्ट, और उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। हम किसी भी चीज को डिवाइड कब करते हैं? जब हमको उसको अच्छा से पढ़ना होता है और ज्यादा हौच-पौच हो जाता है तो हम चाहते हैं डिवाइड करें, बोला है नहीं। अगर आपके पास 4 किताब है, एगो फिजिक्स का, एगो मैथ का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, 4 किताब है, 4 है ही, तब क्या करोगे? किसी टेबल पर रखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ऐसे रखोगे, कोई मतलब ही नहीं बनता। सैयारने के अगर आपको 4 किताब दिया जाए, क्या सैयारोगे? लेकिन मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री 6ठा का हो, 7वां का हो, 10वां का हो, 12वां का हो, ऐसा करके अगर आपको ढेर दे दी जाए किताब, 50 किताब दे दिया जाए, सब मिलाकर आपको कहा जाएगा सैयारो, तो आप क्या कर सकते हो सकता है फिजिक्स को एक साथ रखो, हो सकता है बायोलॉजी को एक साथ रखो, ऐसा करोगे ना। या हो सकता है 6ठी की एक जगह रखो, 7वीं को एक जगह रखो, 8वीं को एक जगह रखो, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आप कैसे सैयारोगे, बोला है नहीं। लेकिन 4 को तो नहीं सैयारोगे ना, तो जब नॉलेज कम रहेगा तो उसको कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो हम नहीं करते थे। लेकिन आज के जमाने में नॉलेज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सबको वाटर टाइप कंपार्टमेंट की तरह, कि ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, हमने बांट दिया। इससे हमको जानकारी क्या मिला? इस बात को जानने से हमें हमें ध्यान क्या रखना है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग है, किसी से कोई लिंक नहीं है और हम लिंक नहीं जोड़ेंगे, ये बहुत सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आगे जब आप जाओगे ना तो उसमें होता है अनुशासनात्मक अध्ययन, एक दूसरे को जोड़ के देखना कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में क्या अध्ययन है ना, और बायोलॉजी का फिजिक्स का बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, मैथ का फिर फिजिक्स में क्या है, ये सारा चीजें जोड़ कर देखना होता है। तो हम अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करना चाहिए, हमें एक साथ करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि अलग क्यों किया गया है? कठिनाई को दूर करने के लिए। कितना चीजें एक व्यक्ति, सब चीजें एक व्यक्ति तो पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा चीजें छांट दिया। तो साइंस को अगर मुख्य रूप से अगर बांटने की बात होती है तो आपको पता है कि साइंस को हम कितने भागों से बांटते हैं? मुख्य रूप से तो 3 भाग है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपसे पूछता है कि साइंस के बताओ टाइप्स, तो आप यही बोलोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई पूछता है कि डायग्राम के साथ बताओ, तो हम लोग उसमें ही देखते हैं कि सबसे पहले तो एक लिविंग थिंग वाला होता है, एक नॉन लिविंग थिंग वाला होता है। तो लिविंग थिंग में हम क्या रखते हैं? जंतु जगत, वो तो ठीक है। सबसे पहले हम रखते हैं भौतिक जगत, अरे भौतिक जगत नहीं क्या रखते हैं? पहला क्या रहता है हमारा बताओ? फिजिकल साइंस, और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान को बांटते हैं तो भौतिकी आता है, देख लो, भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान। चलो इसको हटाते हैं, फिजिकल साइंस लिखते हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अब देखो, साइंस को अगर हम बांट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और एक क्या हो गया? बायोलॉजिकल साइंस हो गया, एस साइंस है ना, और ये भी। तो फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस, 2 हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, और इसमें आता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें 2 टाइप आते हैं, कौन कौन है? जूलॉजी, जूलॉजी, और एक होता है, अब ध्यान से देखना, देखो हर चीज का बांटने का एक अलग तरीका है। मैंने आपको बताया ना कि जो किताबें हैं, आप साइंस का एक जगह रख सकते हो, मतलब फिजिक्स का एक जगह, केमिस्ट्री का एक जगह, और आप 6ठी का एक जगह, 7वीं का एक जगह, आप ऐसा रख सकते हैं इन्हें। तो बांटने का अलग अलग तरीका हो सकता है, तो उस पर नहीं जाना ज्यादा। अब यहाँ देखो, लेकिन अगर
ज्यादा देखा जाए तो इस तरह से बांटा जाता है कि जो साइंस होते हैं देयर आर 2 टाइप्स, है ना। तो 2 टाइप में कौन कौन होंगे, फिजिकल साइंस जिसको भौतिक विज्ञान बोलेंगे, और एक होगा बायोलॉजिकल साइंस जिसको जीव विज्ञान बोलेंगे या जैव विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल साइंस को 2 भाग में बांटते हैं, भौतिकी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और इसको बोटनी और जूलॉजी में। अब यहाँ देखो, फिजिक्स तो सबको पता चलता है कि हाँ भाई ये अलग है, और ये केमिस्ट्री में और लोग डिफिनीशन कर पाते हैं, लेकिन जो पीसीएम वाले होते हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जूलॉजी में क्या पढ़ना है और बोटनी में क्या पढ़ना है ना। तो एक्चुअल में ये कैसे बांटा गया है, एक्चुअल में ये कैसे बांटा गया है कि एक तो जो जीव जंतु हैं उनके बारे में बांटना है, पढ़ना है, और एक पढ़ना है पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। मतलब आप ऐसे सोचो, जो ऑक्सीजन लेता है उसके बारे में पढ़ना है, और एक जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, उसको एक कंपार्टमेंट रख दिया, और हम लोग सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको एक जगह रख दिया। एक ऑक्सीजन लेने वाला है, एक ऑक्सीजन छोड़ने वाला है। दुनिया के सभी चीजों को 2 भाग में बांटा गया, ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन छोड़ने वाले। तो पेड़ पौधे को हम किस में रखेंगे, जूलॉजी में रखेंगे कि बोटनी में रखेंगे, क्या लगता है तुम्हें? बोटनी। हाँ, तो ध्यान रखना है, इसको इसमें रखेंगे पेड़ पौधे को, ठीक है। ये पेड़ पौधे वाला है तो हम ऐसा ट्री बना देते हैं, देखो ऐसा घास उगा दिए, ठीक है। आप ऐसे जब नोट्स अगर बनाते हो तो आप ऐसे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ध्यान से सुनना, जूलॉजी में ऐसे भी आप याद रखोगे, जू देखो, जू मतलब चिड़ियाघर, ZOO जू मतलब चिड़ियाघर होता है ना। तो जूलॉजी, अब चिड़ियाघर में पेड़ देखने जाते हो कि बाघ शेर चीता देखने जाते हो? ऐसा कुछ देखने जाते हो? चीता तो दिखेगा नहीं, शेर तो देखने जाते हो ना, बाघ देखने जाते हो। क्यों चीता नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे देश में 1952 में ही ये घोषित हो गया था, हमारे देश में चीता एक भी नहीं है। अभी वर्तमान समय में मोदी जी दूसरे देश से चीता लेके आए हैं तो वो चीता रखा गया है, तो आप देख भी सकते हैं, है कि नहीं। तो जूलॉजी में हम क्या रखेंगे, जूलॉजी में जीव जंतुओं को रखना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको पूंछ ऐसे कर दिया, ठीक है ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये जूलॉजी हो गया और ये बोटनी हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो, अब जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स को भी हम 2 भाग में, अब एक्चुअल में हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको तो इस सबसे ज्यादा बांटना नहीं है, हमको बस थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखना है, और नहीं इसके डिफिनीशन को ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अब जहां भी बायोलॉजी पढ़ो, सर से एक अच्छा डिफिनीशन बायोलॉजी का पता होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ो तो केमिस्ट्री वाले से पता होना चाहिए। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें मैं फिजिक्स का डिफिनीशन भी बताऊंगा, पर अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, किस में बांटेंगे? क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, क्या मॉडर्न सही लिखाया है? डिक्शनरी मीनिंग देखो, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो ध्यान से, ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, इसको समझना है। और मैं आपको बताऊं, ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी में भी ये कंसेप्ट दिया है, और आप एबीसी प्रकाशन जिसमें दिया है उसमें भी आप देख सकते हो। निश्चित ही अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो आई है, देखो दिखाते हैं, मैं यहाँ एक देखोगे, यहाँ लिखा है 1.2 में भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, हिंदी में है। यह देखो, चिरस्मत भौतिकी के अंतर्गत लिखा है ना, चिरस्मत भौतिकी शब्द, एनसीईआरटी ऐसा ही है। वो क्या करते कि मतलब बहुत चीजों को ना बहुत शॉर्ट में दे देते हैं, है ना। तो चिरस्मत भौतिकी इसमें आया है। आप कहोगे चिरस्मत भौतिकी क्या है ना, तो मैं यही बता रहा हूँ, फिजिक्स को बोलते हैं चिरस्मत भौतिकी, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चिरस्मत भौतिकी। तो कैसे लिखा है देख लेते हैं, चिरस्मत, चिरस्मत भौतिकी। अच्छा, जीवन में आज के बाद कभी इसका यूज नहीं करना है, कभी नहीं बोलना है चिरस्मत भौतिकी। तुम बोलोगे तो कहेगा तो पागल कुत्ता काटा है, कहाँ से लाते हो सब चिरस्मत भौतिकी। तो एनसीईआरटी ऐसा ही होता है, मतलब हिंदी में लिखेगा तो शुद्ध हिंदी, अंग्रेजी में लिखेगा तो शुद्ध अंग्रेजी, ठीक है। चिरस्मत भौतिकी, हाँ यू कैन सी, उसमें देख सकते हो, 2-3 पेज पलटोगे तो चिरस्मत भौतिकी और क्लासिकल फिजिक्स आपको दिख जाएगा। हाँ, ये लगता है महाभारत जैसा, है ना। तो देखो ध्यान से, तो क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरस्मत भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक, अब बोर्ड पे देखो, आधुनिक भौतिकी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखो, एक्चुअल में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो क्लासिकल फिजिक्स को भी बांटेंगे, इसमें भी कई टॉपिक्स हैं जिसको अलग अलग उसको पैटर्न दिया जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स को भी बांटेंगे।
लेकिन आपको अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स किस बेस पे बांट रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये इसका बेस है टाइम। इसका बेस क्या है? टाइम। और इसमें टाइम ऐसा दिया गया है बिफोर 1900 कॉमन एरा, है ना, है ना। उसके बाद इसमें क्या है? आफ्टर 1900 कॉमन एरा, मतलब ईस्वी, कॉमन एरा ईस्वी लेंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि क्लासिकल फिजिक्स में वो सारी चीजें आएंगी, सारे थियरी आएंगी, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स में ही जो दिया जा चुका है 1900 ईस्वी से पहले। समझ रहे? क्लासिकल फिजिक्स किसको बोलेंगे? तो इसमें हमने लिखा बिफोर 1900 कॉमन एरा, मतलब 1900 ईस्वी से पहले जो भी साइंस में थ्योरी दिया चुका है, कंसेप्ट आ चुके हैं, ये सारी चीजें, सारे सिद्धांत जो 1900 के पहले आए हैं, उसको कहां पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में, है ना, चिरस्मत भौतिकी में। ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या आएंगे? वे सारी चीजें जो 1900 के बाद दी गई है। तो मैं आपको बताऊं, एक समय लेते हैं 1905, बोलो हाँ है ना, कुछ तो दिया गया होगा, बताओ। बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 1905 में क्या दिया गया था? बंगाल विभाजन बोले। तुम फिजिक्स काहे पढ़ रहे हो? अब हमको ये बताओ, हम फिजिक्स पढ़े तो मैं 1905 में क्या होता, तुम बोले बंगाल विभाजन। 2017 की बात करते हैं। 2017 में ग्रेविटी वेव के बारे में कुछ जानकारी मिली, मतलब 3 साइंटिस्ट लोगों ने, अखबार में छपा था, मैंने पढ़ा था, 2017 के आसपास की बात है। तो 2017 में 3 लोगों ने मिलकर ग्रेविटी वेव के बारे में कुछ बताया, डिटेक्ट किया कि हाँ ग्रेविटी वेव भी ऐसा चीज है, और अगर इसको हम डेवलप कर पाए तो 3D वस्तुओं को भेज पाएंगे, जैसे हम किसे 2D वस्तुओं को भेज पाते हैं, मैसेज, फोटो वोटो भेज देते हैं, फटते व्हाट्सअप कर देते हैं, तो हम बाद में खाना भी व्हाट्सअप कर देंगे। ऐसा मम्मी खाना बनाएगी, पटना भेज दो, सेंड करो फटते, ऐसा हो, कितना अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा तो हम खुश उस समय इसीलिए हुए थे कि भगवान करे कि जल्दी ही हो जाए सब, कि सब बनाने वाले से छुटकारा मिले। अब सबको भेजने लगे तो टकरा नहीं जाएगा। हाँ, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि मम्मी अगर किसी मान लो कह दी कि अभी नहीं बना है, मेरी तबीयत खराब है, तो हम लोग चलेंगे अपने हॉस्टल के ऊपर और वहां पे खड़े रहेंगे, जैसे किसी दूसरे की जाएगा तो पकड़ लेंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है कि आप देखो, चिट्ठी पहले जाता था ना, चिट्ठी लिखते थे, फिर जाता था किसी के पास और वो आपका मैसेज पढ़ता था। जब वो जाता था तब कोई ले सकता था, लेकिन आज व्हाट्सएप में देखो, यहाँ से अगर करोगे खट दो वहां पहुंच जाता था। कैसे गया पता ही। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि हम छत पे खड़ा होकर पकड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, देखो यहाँ से जो भी चीजें भेजी जाती है ना, वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अभी जो मैसेज हम लोग भेजते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, ये वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ऐसा आप सोचोगे। तो ये सब कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम पकड़ नहीं पाएंगे। अब 3D वाला जो भेजेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, ये अपने आप में जानकारी की आगे की विषय की बात है कि क्या होगा, आई डोंट नो, है ना। पर ये ऐसा होगा क्योंकि ये तीनों लोग 2017 में बोल चुके हैं कि ग्रेविटी वेव क्या मैंने खोज हुआ, डिटेक्ट हुआ कि हाँ ग्रेविटी वेव उसका नाम रखा गया है, और उन लोगों ने कहा कि अगर इसका डेवलपमेंट बढ़िया से हो गया तो हम 3D वस्तुओं को भेज पाएंगे। और वो नारद जी वाला बात सही होगी, जैसे देखो हिंदू धर्म ग्रंथ कितनी बड़ी बातें इसमें करता है। अभी हम क्या देखते हैं, जब डेमोक्रेसी भी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ऐसा होता है ना, तीन जगह डिवाइड कर देते हैं और उसके शक्तियों का विभाजन होता है। हमारे देख लो हिंदू धर्म में क्या है कि एक होता है ब्रह्मा जी और एक होता है शंकर जी, एक जी शिव जी। ब्रह्मा जी बनाते हैं, हाँ, विष्णु जी क्या करते हैं, लागू कराते हैं मेरे ख्याल से, और कार्यपालिका के लिए शंकर जी आ जाएंगे, दंड देते हैं अगर कोई गलती कर रहा है तो ये तीनों है ना। तो देख लो कैसे कॉपी हो रहा है। और अभी ग्रेविटी वेव जब आया था ना, तो हमारे क्लास टीचर ने ही बोला था कि ये जो आप सुने हो ना कि नारायण नारायण कहीं से कूद के चले आए, एक बार में ये हो जाएगा, क्योंकि 3D वस्तु हो तो हम भी तो 3D होंगे ना। तो अभी हम साथ में यहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं, मन किया कि चलो अब चलते हैं, तो एक बार अपने आप को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, कहें नारायण नारायण। तो हम तो बोले ऐसा तो हम लोग कहेंगे नहीं नारायण, हम लोग जाके सीधा आई लव यू बोलेंगे किसी को। तो दूर से पहुंचेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे नारायण नारायण करने। उस समय के जमाना था नारायण नारायण कहते थे, आज तो मोदी जी से ये तो बड़ा डेंजर होने वाला, सरकार को इस पर नियम बनाना पड़ेगा। चलो, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ग्रेविटी वेव।
और अभी ये ग्रेविटी पे अगर बात कर रहे थे हम लोग 3D हो जाएगा। और हम लोग 2D की अगर बात करते हैं, जो हम व्हाट्सएप मैसेज अगर भेजते हैं तो किस पे भेजते हैं, ये अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भेजते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो अब देखो ध्यान से, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या रख सकते हैं इसके बारे में जानना है। तो देखो ऑप्टिक्स जो है ना, अभी हमने स्नेल का नियम पढ़ा था। ऑप्टिक्स, स्नेल के नियम सोचो कितना दिन पहले दिए गए। तो जितने भी ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो हम ऑप्टिक्स को रखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, कि ऑप्टिक्स एक क्लासिकल फिजिक्स है। लेकिन इसके बाद के कई चीजें ऐसे थियरी आई हैं जो कि 1900 के बाद आई हैं ऑप्टिक्स में भी, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का मतलब मैक्सिमम जो भाग है वो कहाँ पे है, क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, ध्यान रखना अगर कोई पूछता है कि ऑप्टिक्स किसका भाग है तो हम क्लासिकल फिजिक्स डालेंगे, ठीक है। हाँ, उसका कुछ कंसेप्ट हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं पर हम क्लासिकल फिजिक्स में रखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, इलेक्ट्रिक करंट, हम अब विद्युत धारा आपको क्या लगता है, मतलब 1900 के बाद ये सब हुआ होगा, पहले ही हुआ होगा ना। विद्युत तो कितना देर से चल रहा है। और चार्ज के बारे में खोजा होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, सोचो बहुत दिन पहले, उसके पहले भी। तो कहीं ना कहीं ये सबको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में रखेंगे। मैग्नेट के बारे में क्या लगता है तुम्हें, मैग्नेट, तो मैग्नेटिज्म जो पढ़ते हैं, चुंबकत्व, तो मैग्नेटिज्म जो है ये भी हम रखेंगे क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करोगे तो इसमें क्या क्या रखेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स रखेंगे, आणविक जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ये सब चीजें हम यहाँ रखते हैं। अब कहोगे क्वांटम फिजिक्स क्या हो गया, ये कौन चीज है, ये नया चीज क्वांटम फिजिक्स। मैं तुम्हें बताऊं, क्वांटम फिजिक्स जहां न्यूटन सोचना शुरू करते हैं ना, उसके पहले से सब होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के लिए यूज होता है। मतलब बाल है ना, हमारा बाल इतना पतला, इतना से छोटे चीजों के लिए क्वांटम फिजिक्स लागू होता है। मतलब क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करते हैं। और एक और बात आपको मैं बताऊं, 12 में आप जाओगे ना, पहला चैप्टर पढ़ोगे, वहां कूलम्ब्स लॉ आता है। क्या आता है, कूलम्ब्स लॉ। और ऐसे लिखते हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, बीच की दूरी अगर डिस्टेंस r है तो कूलम्ब्स लॉ बताया जाता है। और उसमें बताते हैं कि कूलम्ब्स लॉ एक दूसरे को, मैंने चार्ज ये भी है, चार्ज ये भी है, तो अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। होता ना ऐसा, एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करता है। यहाँ पर अगर मान लो 5 kg वस्तु रख दें और यहाँ पे अगर 5 kg का, 10 kg 50 kg का वस्तु रख दें तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स हम यहाँ कह रहे हैं दीवाल, हम दीवाल को खींच रहे हैं, दीवाल हमको खींच रहा है, तो खींचा काहे नहीं जा रहे हैं। तो आकर्षण बल में अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो 11th में फिर से पढ़ना है। यहाँ क्यों होता है ऐसा, देखो खींचने के लिए, अब देखो तो पृथ्वी और सूर्य, आपको पता है ना ग्रेविटी की वजह से सब चल रहे हैं, ये तो आपको पता है। पर इसमें यही कंसेप्ट है कि एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान है वो दूसरे वस्तु जिसमें द्रव्यमान है उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, खींचते हैं एक दूसरे को। इट मींस हम इस मोबाइल को खींच रहे हैं, मोबाइल हमको खींच रहा है। कैमरा को ले लो, बॉल भी हमको खींच रहा है, हम भी बॉल को खींच रहे हैं, पर हम लोग खींचा कहीं नहीं जा रहे। तो इसमें जानना ये है कि जब हम पढ़ते हैं ना, वो आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर था ना, ये 9th क्लास में पढ़ा था। अब ये जो G है ना, कैपिटल G, जिसको यूनिवर्सल, ये कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है 10 के पावर -11 होता है ना। मतलब शुरू से ऐसा करके उसके बाद गुना में कितना लिखते हैं, 10 के पावर -11। अब तुम सोचो अगर 10 kg का होगा तो 10 kg गुना कर देंगे तो 100, तो 10 के पावर 2। फिर भी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना में है ना, तो फिर भी कितना हो जाएगा, 10 के पावर -9। अब माइनस का मतलब क्या होता है, देखो कोई चीज अगर ऊपर में माइनस में है 10 के पावर -9 और मान लो गुना में 1 अगर ऐसे लिख दें, ऐसा इतना लिखा है, तो इसका क्या मतलब होगा, 1/10 के पावर 9। इसका मतलब 1 पर 10 को 0, 9 को 0, और उसके बाद भाग दो, कितना आएगा, 0.000000। अब इतना कम फोर्स लगेगा तो हम कैसे खींचा जाएंगे। तो 10 kg 25 kg का वस्तु होगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता बड़ा ही कम लगता है, इतना कम लगता है ना कि मेरा पेन भी ना खींचाए, समझ रहे। लेकिन अब इसी को अगर बड़ा कर दे, वस्तु बड़ा हो जाए, कैसा हो जाए, वस्तु बड़ा हो जाए, इसको चेंज कर दे, मिटा दे, वस्तु बड़ा हो जाए। अब सोचो, अब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी के पास आपको पता है द्रव्यमान 10 के पावर 24 kg है लगभग, है ना। अब ऐसा सोचो, अब G का वैल्यू रख दो, मतलब अभी G का एक्चुअल में वैल्यू 6.67 गुना 10 के पावर -11 होता है, ठीक है। तो हाँ, इसको हम हटा रहे हैं।